ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो क्वेश्चन क्या कहता है, कि देर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक है। और बोल रहा है रिजर्व फॉर अ स्कूल बनाने के लिए इन माहोली विलेज। The length and breadth of the rectangular plot are in the ratio 11:4। यानी ये रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ जो है उसका रेशियो दिया हुआ है। ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं, लिखो लेट द लेट द लेट द लेट द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट लेट द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट लेट द मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ। हाँ, लेट द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी कितना होगा 11x। ठीक है, मीटर मीटर। और ठीक उसी तरीके से ब्रेथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी 4x मीटर। कोई डाउट? ओके, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर, at the rate of 100 per meter, it will cost the village panchayat ₹75,000 to fence the plot। यानी फेंस जो होता है हमेशा हम लोग बाउंड्री में लगाते हैं। तो क्या बोल रहा है, हर एक मीटर के लिए 100 रुपया है। ठीक है, हर एक मीटर के लिए 100 रुपया है। तो बोल रहा है कि पूरा फेंस लगाने में, यानी पूरा फेंस लगाने में पंचायत को 75,000 लग रहा है। समझ आया? यानी जो हम लोग फेंस लगाएंगे वो तो पेरीमीटर में होगा, है कि नहीं? सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको पता है कि पेरीमीटर जो भी निकलेगा वो तो मीटर में होगा, है कि नहीं? पेरीमीटर जो भी होगा वो मीटर में होगा। तो एक मीटर का दाम है 100। तो कैन आई से दैट 100 इंटू 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू 75,000। कोई डाउट? ओके, तो ये हो जाए, समझ आया ना सबको ये? अब ये इंटू हो जाएगा, ये हो गया 200 इंटू एल का मतलब कितना है 11x प्लस ब्रेथ का मतलब 4x, तो इक्वल्स टू 75000। अब ये हो गया 200 इंटू ये हो गया 15x इक्वल्स टू 75000। कोई डाउट? अब ये हो जाएगा 15 इंटू 2 इज 30 और 2 जीरो है तो और 2 जीरो x इक्वल्स टू 75000। समझ आया? अब हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 75000 और ये 3000 कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में, यानी ये हो गया डिवाइडेड बाय 3000। 1 2 3 1 2 3 3 जीरो कट गया, 3 1 जा और ये 3 2 जा और 5 जा, यानी x का वैल्यू होगा 25। कोई डाउट? सो आपको क्या निकालने के लिए बोला है? फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। सो आप लिखोगे देयरफॉर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू 11x।
और इंटू कर देना, और वैसे ही ब्रेथ लिख के उसको भी इंटू कर देना। क्लियर है? और उसमें मीटर लिखना, ठीक है? ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। हसन बाय 2 काइंड्स ऑफ क्लोथ मटेरियल। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है इसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, आप लोग भी लिखो ये। तो फॉर्मूला है, आप लोगों को सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस ये सब पता है ना? सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। फायदा कब होता है? फायदा कब होता है, याद है? जिस हाँ, वेरी गुड। कम दाम में खरीदा यानी कॉस्ट प्राइस कम हुआ और सेलिंग प्राइस ज़्यादा हुआ तो प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला फॉर्मूला, ये अच्छा से याद रखना, हाँ, चैप्टर 8 में भी काम आएगा। सबसे पहला हो गया प्रॉफिट। सो प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी, ठीक है? आप लोग फिर राइट साइड में लिखना, हाँ, बीच में एक ऐसा करके लाइन तान दो और उधर राइट साइड में लिखना। नेक्स्ट हो गया लॉस, नंबर 2, राइट साइड में लिखना लॉस। लॉस इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी, राइट साइड में लिखना। हो गया? अब लेफ्ट साइड में जब कभी भी प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकलता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज वो कैसे निकलता है? प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100%, ये लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में नंबर 4 लॉस। तो लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू लॉस बाय सीपी इंटू 100%। हो गया? जब कभी भी गेन होगा गेन परसेंटेज निकाल सकते हैं अगर निकालने बोला है तो, और लॉस है तो लॉस परसेंटेज। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट क्या है? सेलिंग प्राइस हम निकाल सकते हैं, नंबर 5, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस जो है वो लेफ्ट साइड में लिखोगे। तो सेलिंग प्राइस जो है वो कैसे निकलेगा? ये सब फॉर्मूला है, हाँ। तो ये होता है 100 प्लस गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट जो भी है, बाय 100 इंटू सीपी। क्लियर है? और अगर लॉस है तो हम लोग लिखेंगे नंबर 6, एसपी इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस परसेंटेज बाय 100 इंटू सीपी। कोई डाउट? ओके, अब नेक्स्ट आता है नंबर 7, सीपी। तो सीपी का मतलब होता है जब कभी भी प्रॉफिट होगा तो 100 बाय 100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी। और नंबर 7 जब भी लॉस होगा तो ये होगा सीपी इक्वल्स टू 100 बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू एसपी। कोई डाउट? ये 4 फॉर्मूला तो आसानी से याद हो जाता है, लेकिन ये 4 में ना गड़बड़ होता है। बहुत बच्चा लोगों को गड़बड़ होता है कि सेलिंग प्राइस ऊपर के तरफ प्लस में होगा ना नीचे के तरफ में होगा। जैसे कि ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम सेम लगता है, खाली ऊपर नीचे है। तो इसको याद रखने का एकदम सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे एसपी लिखा है तो इसको मान लो कि ये सुपीरियर है। सुपीरियर होने से वो हमेशा ऊपर होता है। समझ आया? तो सुपीरियर
यानी एसपी माने सुपीरियर समझ लेंगे, तो वो ऊपर होगा, 100 प्लस गेन परसेंटेज ऊपर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी लॉस होगा तो वही 100 माइनस लॉस ऊपर ही रहेगा। और सीपी का मतलब उसका उल्टा समझ लो, सुपीरियर है तो ये इंफीरियर होगा उल्टा, तो उल्टा मतलब नीचे के तरफ में होगा। समझ आया? ओके, तो ये फॉर्मूला लिख लिया सबने? ओके, अब मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। क्वेश्चन क्या बोला है कि हसन बाई 2 काइंड्स ऑफ क्लोथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। दो तरीका का कपड़ा खरीदा है, ठीक है, स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। शर्ट मटेरियल, शर्ट खरीदा है, डेट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर। शर्ट का जो कपड़ा है वो 50 रुपया 1 मीटर का दाम है। एंड ट्राउजर मटेरियल, ट्राउजर मतलब नीचे का होता है पैंट, ठीक है, या स्कर्ट जो भी है, तो उसका कपड़ा जो है वो नीचे का कपड़ा हमेशा थोड़ा हैवी होता है, पता है ना, तो उसका दाम भी ज्यादा होता है। तो शर्ट का कितना है, 50 रुपया पर मीटर। एंड ट्राउजर मटेरियल डेट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर। ट्राउजर का दाम है 90। क्लियर है? क्या बोल रहा है, फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल, हर दो मीटर ट्राउजर मटेरियल के जगह में ही बाई 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल। हर 3 मीटर मतलब 2 मीटर का ट्राउजर का जितना दाम होगा उसके जगह में वो क्या कर रहा है, 3 मीटर का शर्ट का कपड़ा खरीद रहा है। he sells the material at 12% and 10% profit respectively। यानी पहला कौन सा है, शर्ट, यानी शर्ट का 12% प्रॉफिट है और ट्राउजर का 10% प्रॉफिट है। हिज टोटल सेल इज, सेल करने का दाम, उसका सेलिंग प्राइस जो है वो हो गया 36,600। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, कितना खरीदा है ट्राउजर मटेरियल। तो हम मान लेते हैं, रेडी, तो हम मान लेते हैं, क्वेश्चन में बोला था हर 2 मीटर के लिए, हर 2 मीटर ट्राउजर मटेरियल के लिए वो कितना खरीद सकता है, 3 मीटर शर्ट मटेरियल ना। तो हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, let the cost of, ओ नहीं, कितना कपड़ा खरीदा है बोला है ना, कॉस्ट नहीं पूछा है। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। सो let the total length of trouser, let the length of trouser be x मीटर। समझ आया? ओके, तो यहाँ पे बोला था हर 2 मीटर ट्राउजर मटेरियल के लिए वो 3 मीटर शर्ट खरीद सकता है। तो हम लिख सकते हैं, एक ही लाइन में लिखने का कोशिश करना, ठीक है। कितना पेज उड़ता है। ओके, तो हम लिखेंगे फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल he buys इक्वल्स टू कितना खरीदता है, 2 मीटर ट्राउजर मटेरियल के लिए वो कितना खरीदता है, he buys 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल। कोई डाउट? ओके, तो यूनिटरी मेथड आप लोगों को पता है, तो हम बोल सकते हैं फॉर एवरी 1 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल he buys 3/2 मीटर
ऑफ शर्ट मटेरियल, समझ आया? तो ये लिख लो, कॉमा कॉमा मत लगाना। उसके पास टोटल ट्राउजर कितना है? टोटल ट्राउजर उसके पास कितना है? टोटल ट्राउजर मटेरियल कितना है उसके पास? अरे शुरू में ही तो माना है x, नहीं माना लेट द टोटल लेंथ ऑफ ट्राउजर मटेरियल बी x मीटर, यानी ट्राउजर मटेरियल जो है वो है x मीटर। तो हम लिखेंगे फॉर एवरी x मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल ही बाइज, वो इनटू हो जाता है, पता है ना, 3x/2 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल। यूनिटरी मेथड पता है ना? तो वही यूनिटरी मेथड हमने यूज किया है। आगे बढ़े। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था कि ट्राउजर जो है, ट्राउजर का दाम कितना करके था 1 मीटर का? ₹90 करके। तो हम लिख लेते हैं, इन केस ऑफ ट्राउजर, ठीक है। सो कॉस्ट प्राइस उसका कितना होगा? 1 मीटर का दाम है x, सॉरी 1 मीटर का दाम है 90, तो उसके पास टोटल कपड़ा है x, यानी कैन आई से दैट विल बी 90x। समझ आया? और रुपीस लगाना चाहिए था, ₹90x, आगे रुपीस लगा लो, हाँ, ₹90x, ठीक है। अच्छा, ट्राउजर में उसको फायदा कितना हुआ था? देखो, ट्राउजर में उसको फायदा कितना हुआ था? 10%, यानी ये प्रॉफिट परसेंट है, यानी प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू 10%। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं ना? यानी इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, यहाँ पे देख लेना, इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? हम लोग को पता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है ना, सेलिंग प्राइस मतलब क्या बताया था? सुपीरियर ना, तो ये हो जाएगा 100 प्लस गेन परसेंट या फिर प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू CP। कोई डाउट? अब 100 तो 100, गेन कितना था? गेन कितना था ट्राउजर के केस में? गेन माने प्रॉफिट 10%, तो 10 हो गया बाय 100, और CP कितना था? है CP 90x। सो ये हो गया, क्लियर है? ओके, मैं नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूँ। कैन आई से दैट दिस इज 110/100, ये 110 हो जाएगा प्लस करके। क्या मैं इसको प्लस करके बोल सकता हूँ ये 110 हो जाएगा? हाँ, मैं बोल सकता हूँ 100 प्लस 10 इज 110। मैं टर्न करूँ पेज? हो गया? हो गया?
हाँ या ना? तो ये हो जाएगा, प्लस करने के बाद ये हो जाएगा 110, करेक्ट? तो हम इसको लिख सकते हैं कि SP जो है इक्वल्स टू 110 बाई 100 इंटू 90x, हाँ या ना? अब ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, यानी हम बोल सकते ये हो गया ₹99x। कोई डाउट? अब लिख लेते हैं इन केस ऑफ शर्ट, शर्ट के केस में, ठीक है? ठीक है। अच्छा, शर्ट का कितना दाम होगा? तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, ठीक है? सो कॉस्ट प्राइस जो है शर्ट का, हमको पता है वो 3x/2 था, इतना लेंथ है, शर्ट का इतना लेंथ था कि नहीं? शर्ट का इतना लेंथ था कि नहीं? इनटू कितना के दाम था इसका? शर्ट का कितना के दाम था? 50। तो इसको कैंसिल कर देते हैं, ये हो गया 25, तो ये हो गया ₹75x। कोई डाउट? अच्छा, इसमें प्रॉफिट कितना रखे था? प्रॉफिट परसेंटेज 12%। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ SP इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू CP? समझ आया? अब ये तो 100 प्लस गेन कितना था? सो 12/100 इंटू CP कितना था? 75x। वेरी गुड। तो ये हो गया 112 बाई 100 इंटू 75x। इसको मैं 25 से काट रहा हूँ, 25 3 जा, 25 4 जा। कोई डाउट? अब इसको मैं 4 से काट रहा हूँ, 4 1 जा एंड दिस इज 4 2 जा 8। कितना बचा? 3 32। 4 कितना जा? 32। 8 जा। वेरी गुड। तो ये हो गया। सो रुपीज, अब इसको इंटू करो, 28 इंटू 3 करो, कितना होगा? 28 इंटू 3 करो, कितना होगा? सो 84x। कोई डाउट? तो आप देख सकते हो ये ट्राउजर का सेलिंग प्राइस था इतना, है ना? ये ट्राउजर का सेलिंग प्राइस था कि नहीं? और ये किसका है? शर्ट का। तो क्वेश्चन में बोला था कि दोनों को बेचने से उसको 36,600 मिलता है, यानी कैन आई से दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 99x प्लस 84x इक्वल्स टू 36,600, हाँ या ना? तो ये हो गया आपका 183x इक्वल्स टू 36600। अब ये हो गया x इज इक्वल टू 36600 बाई 183। समझ आया? इसको 3 से काट देते हैं,
तो 3 से काटा तो 61 और इसको 3 से काटा तो 1 2 2 0 0। समझ आया? अब 61 1 जा एंड 61 2 जा, 61 2 जा होता है 122। समझ आया? तो हमको मिल गया x का वैल्यू मिल गया, x इज इक्वल टू 200। x क्या था? x क्या था? ट्राउजर का लेंथ ना। सो हम बोल सकते therefore the total length of trouser, 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 therefore the total length of trouser हो गया ना? Therefore the total length of trouser equals to 200 मीटर। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोल रहा है? हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर। हर्ड का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है? तो कुछ डियर लोग, ठीक है, कुछ डियर लोग कहीं पे है, तो क्या बोल रहा है? हाफ ऑफ अ हर्ड, यानी जितना भी है उसका आधा आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ग्रेजिंग इन द फील्ड मतलब घास खा रहा है कहीं जगह में, फील्ड में आधा लोग घास खा रहा है। एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। और 3/4 ऑफ द रिमेनिंग यानी बचा हुआ आधा का 3/4 जो है वो क्या कर रहा है? खेल रहा है आसपास। द रेस्ट 9, बाकी का बचा हुआ 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। और बाकी का 9 जो है डियर, वो लोग पानी पी रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। समझ आया? तो बोल रहे कुछ डियर है जंगल में, ठीक है, तो उसमें से आधा जो है वो घास खा रहा है, बाकी का जो बचा है उसका 3/4 जो है वो लोग खेल रहा है, और जो बचा हुआ 9 डियर है, 9 डियर्स है, वो लोग पानी पी रहा है। क्लियर है? तो हम मान लेते हैं लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर, लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर नंबर 8। let the total number of deer, let the total number of deer be x। हमने x मान लिया। कोई डाउट? अब क्या बोल रहा है? आधा लोग, आधा लोग क्या कर रहा है? ग्रेजिंग कर रहा है ना। सो हम लिखेंगे नंबर ऑफ डियर, नंबर ऑफ डियर who are grazing इक्वल्स टू आधा लोग। आधा लोग यानी जो टोटल है उसका आधा कर देने से हो गया ना। समझ आया? तो अब देखो टोटल में से आधा जो है वो लोग घास खा रहा है, बचा कितना? टोटल का आधा घास खा रहा है, तो बचा कितना? आधा बचा। तो बोल रहा था कि बचा हुआ डियर में से 3/4 जो है वो खेल रहा है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ डियर प्लेइंग इक्वल्स टू, तो कितना लोग खेल रहे हैं? कितना? 3/4 ऑफ बचा हुआ। समझ आया या नहीं आया? बचा हुआ का यानी आधा बचा था उसका 3/4 जो है वो लोग खेल रहा है। इसको सॉल्व करें। हाँ बोलो।
क्योंकि आधा लोग नंबर ऑफ डियर हु आर ग्रेजिंग, घास खा रहे कितना, आधा लोग ना, यानी टोटल का आधा क्या होगा, x/2। अब टोटल का ये आधा है तो बचा आधा, यानी वो भी x/2 ही होगा। तो उसका आधा का 3/4 जो है वो लोग खेल रहा है। सो नंबर ऑफ डियर प्लेइंग इक्वल्स टू 3/4 ऑफ x/2। समझ आया? ऑफ का मतलब क्या होता है? सो इसको हम लोग लिखेंगे 3/4 इंटू x/2, यानी ये हो गया 3x/8। कोई डाउट? ओके, अब नेक्स्ट नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर। कितना लोग पानी पी रहा है? 9। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जितना डियर घास खा रहा है और जितना डियर खेल रहा है और जितना डियर पानी पी रहा है, सब मिलाकर टोटल डियर होगा? सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जितना लोग घास खा रहा है प्लस जितना लोग खेल रहा है प्लस जितना लोग पानी पी रहा है इक्वल्स टू टोटल होगा x। समझ आया? मैंने बताया था इस तरीके का क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। हाँ, एलसीएम लेकर सबको मल्टीप्लाई करेंगे। इसका एलसीएम क्या होगा? 8 होगा। तो हम लोग सबको 8 से इंटू करेंगे, ये हो जाएगा 8x/2 प्लस 8 इंटू 3x/8 प्लस 8 इंटू 9 इक्वल्स टू 8x। कोई डाउट? ये 8 गया, ये 2 1 जा, ये 2 4 जा। कोई कंफ्यूजन? अब ये हो गया आपका 4x प्लस 3x प्लस 9 8 जा कितना होता है? 72 इक्वल्स टू 8x। अब देखो ये दोनों को प्लस करने से कितना होगा? तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे। हाँ, ये हो गया आपका 7x प्लस 72 इक्वल्स टू 8x। x को इस साइड लेकर आओ, तो ये हो गया 7x माइनस 8x इक्वल्स टू क्या होगा? -72। अब इन दोनों में से आप देख सकते हो बड़ा है माइनस, सो बच गया x इक्वल्स टू -72। माइनस माइनस कट गया, x इज इक्वल टू 72। कोई डाउट? यानी टोटल डियर जो था वो था 72। सो हम लिखेंगे देयरफॉर द टोटल। लिख लिया ये सब? अरे वही तो, देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ डियर, जो शुरुआत में मानता है वही क्वेश्चन होता है। देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ डियर इक्वल्स टू 72। सो लास्ट में लिखो देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ डियर इक्वल्स टू 72। और कितना क्वेश्चन बचा है? ओके ओके, आगे बढ़े। सो क्वेश्चन में बोला है अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर। ग्रैंडफादर जो है 10 टाइम्स बड़ा है डॉटर से, ग्रैंडडॉटर से। तो हम मान लेते हैं, लिखो let the present age of granddaughter be x years।
समझ आया? So let the present age of granddaughter be x years and the present age of grandfather बी ग्रैंडफादर कितना बड़ा है बोला 10 टाइम्स यानी 10x years. कोई डाउट? अच्छा और क्या बोला है ही इज ऑल्सो 54 years older than her यानी उसका ग्रैंडफादर जो है 54 years बड़ा है यानी ग्रैंडफादर से अगर बच्चा का उम्र माइनस कर दे तो 54 बचेगा कि नहीं? सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ग्रैंडफादर का एज क्या था? सो लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10x माइनस डॉटर का कितना था x. सो 10x माइनस x इज इक्वल टू 54. अब इसको सॉल्व करो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 54 फिर x इज इक्वल टू 54/9 दैट मीन्स 6. सो लिखेंगे लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडडॉटर इक्वल्स टू 6 years. Therefore the present age of granddaughter equals to 6 years. फिर नेक्स्ट लाइन से एंड द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर इक्वल्स टू 10x इक्वल्स टू 10 into 6 इक्वल्स टू 60 years. खत्म. हो गया? ओके. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10. क्या बोल रहा है अमन्स एज इज 3 times हिज सन्स एज. अमन का जो एज जो है अपना बेटा से 3 गुना ज्यादा है तो हम मान लेते हैं लेट द present age of अमन्स सन. अमन का नाम होगा कैपिटल में अमन्स सन. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अमन सन्स बी x years. कोई डाउट? एंड द प्रेजेंट एज ऑफ अमन बी अमन का उम्र क्या होगा? क्या बोला है क्वेश्चन में अमन्स एज इज 3 times हिज सन एज यानी 3x years. आगे बढ़े? हो गया सबका? ओके. अब क्या बोल रहा है 10 years ago. अभी मान लो मेरा कुछ उम्र है और मेरा बेटा का कुछ उम्र है 10 साल पहले का बात बोल रहा है यानी 10 साल पहले मेरा उम्र क्या होगा? अभी जो भी उम्र है उसमें से 10 माइनस होगा कि नहीं? तो यहां पे ध्यान से देखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. हाँ ध्यान से देखना समझने का कोशिश करना. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 साल पहले अभी बच्चा का उम्र है x ना तो 10 साल पहले हो जाएगा x माइनस 10 और फादर का उम्र था 3x यानी वो हो जाएगा 3x माइनस 10. दोनों का उम्र कमेगा ना. तो क्या बोला 10 years ago क्या मैं बोल सकता हूं बच्चा और बाप का दोनों का उम्र सेम होगा 10 साल पहले? कैसे हो सकता है? बाप और बच्चा का सेम उम्र होगा तो कैसे चलेगा? नहीं होगा ना. तो 10 years ago he was 5 times his son's age.
यानी उसका फादर जो है 5 गुना बड़ा था, उसका फादर जो है 5 गुना बड़ा था। तो हम क्या करेंगे, बच्चा को भी 5 से इंटू कर देंगे। समझ आया? तो बच्चा को जब हम 5 से इंटू करेंगे दोनों बराबर होगा। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 5x माइनस 50 इक्वल्स टू 3x माइनस 10। ये हो गया 5x माइनस 3x इक्वल्स टू माइनस 10 प्लस 50। तो ये हो गया 2x इक्वल्स टू 40। अब x इज इक्वल टू 40/2 यानी 20। ठीक है, लिख लिया सबने? ओके, सो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ x किसका था? सो हम लिखेंगे देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ अमन सन इक्वल्स टू 20 ईयर्स, और वैसे ही फादर का लिख लेना, फादर का 60 होगा। फिनिश? Okay, now let's move to another exercise, exercise 2.5. So exercise 2.5, 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। और मैं बता दूं एक्सरसाइज 2.5 बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको मार्क करके रखो, इम्पोर्टेंट बोल के। लिख लिया? ओके, मैंने पहले भी बताया इस तरीका का क्वेश्चन होगा तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके हर एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एलसीएम लो, इसका क्या होता है, इसका एलसीएम लेके देखो कितना होता है। एलसीएम लेके देखो कितना मिलता है। एलसीएम लेना आता है ना? हाँ, तो इसका एलसीएम लोगे तो 60 होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर एक को 60 से इंटू करेंगे। तो 60 इंटू एक्स बाई 2 माइनस 60 इंटू 1/5 इक्वल्स टू 60 इंटू एक्स बाई 3 प्लस 60 इंटू 1/4। कोई डाउट? अब इसको हम लोग 2 से काट दिया। 2 30 जा, 5 12 जा, 3 20 जा, और ये 4 15 जा। कोई डाउट? आपका टीचर लोग जो है ना अलग तरीका से कराता है और उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। मैं एकदम सिंपल तरीका सिखाया, ठीक है? आपका टीचर लोग, हाँ, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना, ये एकदम सिंपल है। पूरा एलसीएम लो, इनटू करो। अब ये हो गया 30x माइनस 12 इक्वल्स टू 20x प्लस 15। कोई डाउट? अब नंबर को एक तरफ लेके आओ और वेरिएबल को एक तरफ। तो ये हो गया 30x माइनस 20x इक्वल्स टू 15 प्लस 12। तो ये हो गया 10x इक्वल्स टू 27। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 20। हाँ, क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा, तो यही हमारा आंसर है। डन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 लिखो क्वेश्चन। n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल्स टू 21। कोई डाउट?
और क्वेश्चन लिख के हमेशा एक बार क्वेश्चन चेक करो, क्रॉस चेक करो, हो सकता है कि आपने क्वेश्चन गलत लिखा हो। n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल टू 21। यस करेक्ट है। ओके आगे बढ़ते हैं। इसका एलसीएम क्या होगा? सो 12 होगा, तो 12 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 12 इंटू n/2 माइनस 12 इंटू 3n/4 प्लस 12 इंटू 5n/6 इक्वल्स टू 12 इंटू 21। कोई डाउट? अब इसको काट देते हैं। 2 6 4 3 6 2 तो ये हो गया आपका 6n माइनस 9n प्लस 10n इक्वल्स टू 21 इंटू 12 करो। 21 इंटू 12 कितना निकला? 251, सॉरी 252। सो 252। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये सिंपल सा चीज़ है, हाँ ये सिंपल सा चीज़ है। ये -9 है और ये 10 है, तो 1 बच गया कि नहीं? सो 1 प्लस 6 7 हो गया, तो 7n इक्वल्स टू 252। अब इसको काटो, n इज इक्वल टू 252/2, सॉरी फिर 252/7। 7 से काटो, कटेगा कि नहीं देख लेते। 7 3 7 3 21। 4 बच गया, 4 बच गया। 42, 7 कितना था? 42। 7 कितना था? 42। 7 कितना था? 42। 6 तो 36 हो गया आंसर। समझ आया? ओके नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। x प्लस 7 माइनस 8x/3 इक्वल्स टू 17/6 माइनस 5x/2। अच्छा इसमें भी वही करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होगा? एलसीएम कितना होगा? एलसीएम 6 होगा, तो हम 6 से इंटू करेंगे सबको। 6x प्लस 6 इंटू 7 माइनस 6 इंटू 8x/3 इक्वल्स टू 6 इंटू 17/6 माइनस 6 इंटू 5x/2। कोई डाउट? अब इसको काट देते, जो जो कटेगा। 3 1 3 2 6 6 2 3। क्लियर? अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 6x प्लस 42 माइनस 16x इक्वल्स टू 17 माइनस 15x। कोई डाउट? अब देखो ये 6x है और ये 16x है, एक प्लस एक माइनस है। बड़ा का नंबर जो है वो है माइनस, तो हम लिखेंगे दिस इज माइनस 10x प्लस 42। कोई डाउट? अब x को एक तरफ लेकर आओ, माइनस 10x प्लस 15x इक्वल्स टू 17 माइनस 42। तो इसको सॉल्व करोगे तो अब देखोगे कि बड़ा का नंबर क्या है? प्लस है, तो ये बच गया 5x इक्वल्स टू माइनस 25। करेक्ट? सो x इज इक्वल टू माइनस 25/5, कट गया ये 5 बच गया, यानी x इज इक्वल टू -5। कोई डाउट? सो इतना ही ना?
ठीक है, आज के लिए फिर यहीं पे रखेंगे। ओके।